देश का प्रथम नागरिक कौन, हेड ऑफ स्टेट कौन? राष्ट्रपति। वैसे ही सूबे के महामहिम होते हैं गवर्नर, लेकिन आम फहमी तो यही है कि राष्ट्रपति या गवर्नर का काम सरकारी टाइप का होता है। लोक भावना में वो बस मूर्त मात्र हैं। चूंकि हम अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की ताकतें और जिम्मेदारियां सीमित हैं। संविधान में राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स निर्धारित हैं। किसी कार्यक्रम या सम्मान समारोह या भाषण के दौरान राष्ट्रपति खबरों में आते हैं और वो कार्यक्रम भी निर्धारित होते हैं। बावजूद इसके हाल के दिनों में कई गवर्नर्स की खबरें आईं, खास तौर पर गैर भाजपा शासित प्रदेशों से। खबरें कि गवर्नर और रूलिंग पार्टी के बीच तनातनी चल रही है। कहीं सीएम के चलते भाषण के दौरान वॉकआउट कर जाने की खबरें, कहीं गवर्नर की विवादास्पद भाषणों की खबरें, और इसी टसल के बीच सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गवर्नरों को राजनीतिक खेमे में नहीं उतरना चाहिए। नमस्ते, सौरभ नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज बात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे उद्धव बनाम शिंदे केस की, क्योंकि उसमें की गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी पूरे देश में नजीर के तौर पर देखी जा रही है। सबसे पहले केस के बारे में जान लेते हैं। मामला थोड़ा पेचीदा है, इसलिए थोड़ा धैर्य से समझना होगा। मामला महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के गिरने और शिंदे सरकार के बनने से जुड़ा हुआ है। उस वक्त इस प्रकरण के बाद कई सारे संवैधानिक सवाल उठे थे। मसलन सरकार बनाने का आखिरी फैसला कौन लेगा, सदन में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की ताकत कितनी होगी, विधायकों की सदस्यता पर फैसला कौन लेगा। क्योंकि मामला संवैधानिक था तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इससे जुड़ी कुल 5 याचिकाएं लगी। सबसे पहली में याचिका है शिंदे गुट से। डिप्टी स्पीकर ने विधायकों को जो बर्खास्तगी नोटिस जारी किया था उसके खिलाफ, और भारत गोगावाले और बाकी 14 शिवसेना विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को बरकरार रखने की जो मांग की है उसके खिलाफ है। दूसरी याचिका है शिवसेना के पूर्व मुख्य विप सुनील प्रभु की। राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। सुनील प्रभु की याचिका इसी के खिलाफ है। तीसरी याचिका भी सुनील प्रभु की है। राज्यपाल ने शिंदे गुट के एक विधायक को विप बना दिया था, जिसके बाद ठाकरे गुट ने आपत्ति जताई थी। इसमें एक जरूरी बात है कि इससे ठाकरे खेमे पर आगे भी असर पड़ेगा। असली शिवसेना कौन है? इस बहस में शिंदे गुट को फायदा हो जाएगा, क्योंकि विप उनका आदमी है। चौथी पिटीशन है शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई की, जिसमें एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है और विधानसभा की आगे कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा गया कि ये अवैध है। पांचवी याचिका है उद्धव खेमे के 14 विधायकों की। स्पीकर ने 10वीं अनुसूची के तहत उनके खिलाफ जो अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की उसको चुनौती देने वाली याचिका। कई दिनों से इन सब पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को भी सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। मगर यहाँ एक पेच है। इन पांचों केस का फैसला तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए एक पुराने फैसले की वैधानिकता तय कर देगा। क्या है वो फैसला? नाबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर केस 2016। ये केस अरुणाचल प्रदेश में उपजे उस वक्त के संवैधानिक संकट से जुड़ा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस विधायकों ने दे दिया है तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर विधायकों के दल बदल कानून के तहत अयोग्यता तय नहीं कर सकते। ये फैसला क्यों महाराष्ट्र मामले में फंसेगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या तय करना है? पहले इंडिया टुडे के लिए लीगल मामले कवर करने वाले संवाददाता से नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस की बारीकी को समझ लीजिए, और ये भी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में क्या तय करना है। देखिए, जो 2016 की जजमेंट थी नबाम रेबिया के मैटर में, ये 2015 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर कुछ कांग्रेस एमएलएज ने उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ जाकर एक लेटर दिया था गवर्नर को ये कहने के लिए कि हमें स्पीकर और सरकार पर भरोसा नहीं है। अब उसके बाद जो है कुछ एमएलएज ने पार्टी की प्रोसीडिंग्स भी जो है अटेंड करने से इनकार कर दिया था और उसी समय उनके खिलाफ फिर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग भी शुरू हुई थी। अब जहां तक नबाम रेबिया मैटर के जजमेंट का सवाल है, जजमेंट में सीधा सीधा ये दो बातें उठी, दो
मुद्दों पर जजमेंट आई थी कि एक तो ये कि क्या गवर्नर बिना चीफ मिनिस्टर और बिना कैबिनेट के अप्रूवल के हाउस को बुला सकता है, हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, स्पीकर के खिलाफ क्या ये असेंबली सेशन पहले करा सकता है। और दूसरा ये कि क्या जब स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है तो क्या स्पीकर एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकता है ये एंटी डिफेक्शन कानून के अंतर्गत। तो संवैधानिक तरीके से स्पीकर भी अपना काम करते रहे और एमएलए को भी बिना वजह डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, उसको किस तरह बैलेंस करना चाहिए, ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और अब हमें ये देखना होगा कि क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट कह रहे हैं कि देखिए जी रेबिया जजमेंट जो है उसकी वजह से बहुत गड़बड़ियां हुई है, इसलिए रेबिया जजमेंट को ही आप दोबारा से देखिए। और दोबारा से किसी 5 जजों की बेंच की जजमेंट को देखने का जो प्रोसीजर होता है, अब वो 7 जजों के पास जाए, अगर उनको ये कहना है कि इसको जजमेंट को तो आप खारिज कीजिए, कुछ और करवाइए, या 5 जजों की जो अभी खंडपीठ सुन रही है वो ही उसको कुछ मॉडिफाई करके कुछ क्लैरिफिकेशन देगी। हमें इस वक्त ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या कहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही सवाल पूछे कि हम आखिर इस वक्त कर क्या सकते हैं, हमें क्या इसको बाहर ऊपर ही भेजना होगा या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, या रेबिया जजमेंट को छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी की बात है कि अगर आपने स्पीकर को नहीं हटाया तो स्पीकर एमएलए हटा देगा, एमएलए हटा दिया तो कुर्सी खाली हो जाएगी, लेकिन अगर स्पीकर हटा दिया तो सरकार ही गिर जाती है। तो ये बहुत सारे पेचीदा मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल जो हम देख रहे हैं इस वक्त। असली बात यह है कि कानूनी पेचीदगियों को समझने में समय लगता है, कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने में समय लगता है, और उतनी देर में पॉलिटिक्स में 1 सेकंड में दुनिया बदल जाती है, सरकारें गिर जाती हैं, दूसरी सरकारें आ जाती हैं। और इस वक्त क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिर चुकी है, एकनाथ शिंदे की सरकार है, और उसके अलावा शिवसेना के ऊपर किसका हक रहेगा वो भी मुद्दा इसी के सामने है। इसीलिए इस वक्त रेबिया जजमेंट में क्या होना चाहिए, क्या कहा गया है, ये समझना जरूरी है। अब सारा पेच यहीं पर फंसा है। महाअघाड़ी सरकार पर संकट के वक्त डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल उद्धव गुट के साथ थे और उनका विधायकों की सदस्यता रद्द करना मान्य नहीं हुआ था, क्योंकि विधायकों ने उनको ही हटाने का नोटिस दे दिया था। इसलिए नमाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर फैसले को चुनौती देते हुए उद्धव गुट ने फैसले को गलत बताया था, जबकि शिंदे गुट फैसले के साथ खड़ा है। उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट की दलीलों के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें देना शुरू किया। कहा, भारत बहुदलीय लोकतंत्र है, कोई 2 दलीय प्रणाली नहीं है। बहुदलीय लोकतंत्र का मतलब है कि हम गठबंधन के युग में हैं। गठबंधन 2 प्रकार के होते हैं, चुनाव से पहले किया हुआ गठबंधन और चुनाव के बाद हुआ गठबंधन। चुनाव के बाद किया हुआ गठबंधन आमतौर पर मौका परस्ती है, अंगगणित को साधने के लिए किया जाता है, लेकिन चुनाव से पहले किया गया गठबंधन सैद्धांतिक है। भाजपा और शिवसेना के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन था। जब आप वोटर के सामने जाते हैं तो आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं जाते, उम्मीदवार के तौर पर जाते हैं जो अमुक राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, जो जाकर कहता है कि ये हमारा साझा विश्वास है, हमारा एजेंडा है। मतदाता व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि उस विचारधारा या राजनीति के लिए वोट करता है जिसे पार्टी प्रोजेक्ट करती है। हम हॉर्स ट्रेडिंग शब्द सुनते हैं। यहाँ अस्तबल के नेता यानी उद्धव ठाकरे ने उन लोगों के साथ सरकार बनाई जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, यानी कांग्रेस और एनसीपी, और मतदाताओं ने इनके खिलाफ वोट दिया। इस पॉइंट पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टोका, चूंकि दलील राज्यपाल की तरफ से बोल रहे वकील की तरफ से आई थी, तो सीजेआई ने कहा, राज्यपाल को ये सब कहते हुए कैसे सुना जा सकता है? सरकार के गठन पर राज्यपाल ये कैसे कह सकते हैं? जब वे सरकार बनाते हैं तो राज्यपाल को विश्वास मत देने के लिए कहा जाता है। हम केवल ये कह रहे हैं कि राज्यपाल को राजनीतिक अखाड़े में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो केवल इस बात पर तर्क दे रहे हैं कि नमाम रेबिया का वर्डिक्ट सही निर्णय था। 2 संवैधानिक अधिकारों के बारे में भी बात कही, निर्वाचित व्यक्ति यानी विधायक की अभिव्यक्ति की आज़ादी और विवेक का अधिकार। उन्होंने कहा कि विवेक का अधिकार 10वीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दिया गया अधिकार है। अगर बेंच को विवेक के अधिकार का प्रयोग करने वाली वैध असहमति के मामले में भी अयोग्य घोषित करने की शक्ति स्पीकर पर छोड़नी है तो संभवतः आपका आधिपत्य हो सकता है। ऐसी चुनौतियों पर फिर से विचार करना होगा। इस मौके पर उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बीच में कहा कि राज्यपाल ये सब कैसे कह रहे हैं, या तो उनके बयान को राज्यपाल की दलील के रूप में
दर्ज किया जाए तब हम इसे स्वीकार करेंगे। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि ये राज्यपाल के नहीं, उनकी प्रस्तुतियां हैं। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, सॉलिसिटर जनरल के पास राज्यपाल से स्वतंत्र स्थिति नहीं हो सकती है। वो राज्यपाल के लिए बहस नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बहस कर रहा हूं कि क्षमता में ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं विवेक पर बात करना शुरू करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि सत्ता में रहने वाली पार्टी को लोगों को खरीदने का मौलिक अधिकार है। क्या उस सत्ता में पार्टी के पास ये अधिकार हैं? पीठ ने हस्तक्षेप किया और मेहता को अपनी दलील समेटने के लिए कहा। एसजी मेहता ने आगे कहा, पार्टी के 55 निर्वाचित लोगों में से 40 चाहते हैं कि स्पीकर चले जाएं, लेकिन स्पीकर कहते हैं और सीएम कहते हैं कि कोई बर्खास्तगी नहीं थी। 10वीं अनुसूची वास्तविक असंतोष को दबाने का हथियार नहीं है, बल्कि असैद्धांतिक दल बदल को नियंत्रित करने का हथियार है। ये बेलगाम सत्ता सदन के नेता की जवाबदेही, विधायकों के प्रति जवाबदेही छीन लेती है। वे अपनी अभिव्यक्ति और विवेक की आज़ादी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सभी पक्षों को सुनने के बाद 16 फरवरी यानी आज फिर से सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। अब फैसला किसके पक्ष में होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर फैसले के दौरान दी गई दलील और टिप्पणी से राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठ गए। बतौर महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर भगत सिंह कोश्यारी का कार्यकाल विवादों में रहा था। आपको याद हो तो बीते हफ्ते ही 12 राज्यों में गवर्नर बदले गए, कईयों का तबादला हुआ तो एक व्यक्ति का इस्तीफा भी हुआ है। वो भगत सिंह कोश्यारी ही थे। तत्कालीन राज्यपाल से तल्खी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गवर्नर कोश्यारी के इस्तीफे पर पूर्व सीएम उद्धव ने कहा कि ये महाराष्ट्र की जीत है। भगत सिंह कोश्यारी आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सितंबर 2019 में भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के गवर्नर का कार्यभार संभाला। तभी से कोश्यारी की टिप्पणियां तीखी चर्चाओं के घेरे में हैं। महाराष्ट्र के तात्कालिक विपक्ष और पूर्व सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे का गुट शामिल है, उन्होंने अलग अलग मौकों पर कोश्यारी की टिप्पणी की भरसक आलोचना की है। पहले उनसे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सी बता देते हैं। मार्च 2022 पुणे में सावित्रीबाई फुले की मूर्ति का अनावरण का मौका था। भाषण देते हुए कोश्यारी ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बाल विवाह पर टिप्पणी कर दी। दोनों के विवाह का उपहास उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि जब उनका विवाह हुआ था तब ज्योतिबा फुले 13 वर्ष के थे और सावित्रीबाई फुले 10 वर्ष की थी। मन से ही हंसते हुए पूछ लिया कि उस वक्त दोनों क्या ही सोच रहे होंगे। दूसरा मौका औरंगाबाद का। पिछले साल नवंबर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का भाषण था। संबोधन में भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी को पुराने युग का नायक करार दिया और कहा था कि आज के हीरो तो नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ही हैं। विपक्ष बुरा भड़क गया, खूब हेडलाइनें बनी। पहले पूर्व राज्यपाल के बयान सुनिए और बयानों पर आपत्तियां सुनिए। हम जब पढ़ते थे मिडिल में, हाई स्कूल में, तो हमारे टीचर हमको वो देते थे, हु इज योर फेवरेट हीरो, ऐसा आपका फेवरेट लीडर कौन है। तो हम लोग उस समय जिसको सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगे उनको, जिसको नेहरू जी अच्छे लगे, जिनको गांधी जी लगे अच्छे लगते थे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक आपको यही मिल जाएंगे। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। राजा, महाराजा, चक्रवर्ती सब हुए। चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त को कौन पूछेगा, समर्थ के बिना कौन शिवाजी को पूछेगा। कोई शिवाजी को छोटा, चंद्रगुप्त को छोटा नहीं बता रहा, लेकिन उनके पीछे, जैसे हमारे कहते हैं हर एक के पीछे उसकी माता का बड़ा योगदान होता है, व्यक्ति के, बच्चे के, बच्ची के जीवन। तो ऐसे ही हमारे समाज में गुरु का बड़ा स्थान होता है और समर्थ के प्रयास से भला बोले ना, समर्थ ने, शिवाजी ने कहा तो छत्रपति ने
मेरे को अब राज्य आपकी कृपा से मिल गया है। अब इस देश की उसने जिस तरीके से अंबेडकर साहब के बारे में, महात्मा फुले के बारे में, उनके पत्नी के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में जो भी वक्तव्य किया है वो बहुत ही मन को दुखाने वाला था। कल जो उन्होंने वक्तव्य किया कि यहाँ बुद्धिजीवी लोगों ने नुकसान कर दिया, ये बुद्धिजीवी लोग थे इसलिए महाराष्ट्र आगे बढ़ सका। बुद्धिजीवी लोग नहीं रहते तो ये महाराष्ट्र के लोग कभी भी इतना पुरोगमित्व जो जिसको प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र के थे वो नहीं बन पाता। तो इनको लगता है कि ये पीछे ही रहना चाहिए, अंधे ही रहने चाहिए और अपने पीछे चलने चाहिए। तो कल का जो उनका बयान था वो बहुत ही दुख देना वाला बयान था कि बुद्धिजीवी लोगों ने महाराष्ट्र का नुकसान कर दिया। बुद्धिजीवी में आते हैं डॉक्टर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर, बुद्धिजीवी में आते शाहू महाराज, बुद्धिजीवी में आते फुले साहब। अब यह तीनों ने नुकसान कर दिया क्या महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र को बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसका है तो इन तीनों का है। और अभी के मंत्रिमंडल जो उनका बना है वो बुद्धिजीवी नहीं है क्या? वो निर्बुद्ध है क्या? पागल है क्या वो? लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया कि महाराष्ट्र की जनता राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उनके वहाँ यहाँ से बदलने की मांग कर रही है। इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सावित्रीबाई फुले हो, उनके बारे में जो वक्तव्य किया, महाराष्ट्र के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने वक्तव्य किया, उससे यहाँ की जनता नाराज है। अगर राज्य की जनता की आवाज सुन लेती तो तुरंत उनका तबादला होता, लेकिन नहीं किया। आखिरी मिनट तक राज्यपाल का समर्थन केंद्र सरकार करती रही। ये महाराष्ट्र कभी भूलेगा नहीं। जुलाई 2022 में कोश्यारी ने बयान दिया था कि अगर गुजराती और मारवाड़ी राज्य का हिस्सा न होते तो मुंबई देश की वित्तीय राजधानी नहीं होती। बहरहाल ऐसी टिप्पणियों और उन पर आ रही प्रतिक्रियाओं को देखकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बैठे सब भाजपा नेताओं ने भी कोश्यारी से पल्ला झाड़ लिया, ये कहकर कि उनकी निजी राय हो सकती है। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन और भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद पुराना है। कोश्यारी वही गवर्नर हैं जिन्होंने तड़के देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की शपथ करवा दी थी। हालांकि वो सरकार ज्यादा चली नहीं और शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन ने जल्द ही सरकार बना ली थी। कोविड के समय भी भगत सिंह कोश्यारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धार्मिक संस्थानों को फिर से खोलने के मुद्दे पर पत्र लिखा था और पूछा था कि क्या ठाकरे सेकुलर हो गए हैं? राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का धर्मनिरपेक्ष पर सवाल पूछना अपने आप में सवालों के घेरे में आ गया। इस प्रकरण ने पार्टी और गठबंधन के कई नेताओं को नाराज किया था। फिर एक विवाद है कार्रवाई को लटकाने का। महाराष्ट्र कैबिनेट ने विधान परिषद के लिए मनोनीत होने वाले 12 नेताओं की एक लिस्ट पेश की थी। राज्यपाल कोश्यारी ने बहुत समय तक लिस्ट पर सहमति नहीं दी थी। ऐसे में सवाल तो उठने लगा कि आखिर राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं। सुनिए मामले के जानकारों से। तो देखिए, जब हमारे देश का संविधान बना तो उस समय एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि राज्यपाल का ऑफिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे देश का स्ट्रक्चर या फिर हम कहें फेडरल स्ट्रक्चर को इस तरीके से सेलेक्ट किया गया कि उसमें सेंटर का भी कुछ रोल रहेगा, तो इसलिए जो है संवैधानिक तरीके से जो है राज्यों में चीजें चलें और जो सेंटर का भी उसमें से रहे, तो उसके लिए राज्यपाल के ऑफिस को वहां रखा गया। राज्यपाल के ऑफिस का काम क्या है? राज्यपाल के ऑफिस का अगर हम एक उसमें कहें तो काम ये है कि वो संविधान जो है उसके तरीके से चीजें चलती रहें और राज्य सरकारें ओवर स्टेपिंग ना करें। इसमें साथ ही साथ अगर हम कहें कि एक बेसिक काम जो है वो इस तरीके से है कि जो आपका स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका एड एंड एडवाइस पर ही गवर्नर काम करते हैं। लेकिन गवर्नर के पास और भी बहुत सारी ऐसी जो शक्तियां हैं, जैसे जब सरकार का गठन होना होता है तो उस समय राज्यपाल ही डिसाइड करता है कि कौन आकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा या फिर कब जो है फ्लोर टेस्ट आपका बुलाया जाना है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं और हमने देखा है पिछले कुछ समय में कि गवर्नर के ऑफिस को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सियां जो है रही हैं। केंद्र के भेजे राज्यपालों की तरफ से विपक्ष की राज्य सरकारों से टशन लेने का लंबा इतिहास है। बूटा सिंह, रोमेश भंडारी, सैयद सित्ते रजी, हंसराज भारद्वाज जैसे कांग्रेस के जमाने के राज्यपालों की भी लंबी फहरिस्त रही है।
अगर अभी आपको फिलवक्त के राज्यपालों का नाम गिनाने को कह दिया जाए तो आप अपने राज्य को छोड़कर बाकी का शायद ही बता पाएं। मगर राज्यपाल शब्द कानों में गूंजते ही जगदीप धनखड़, भगत सिंह कोश्यारी, विनय सक्सेना, नजीब जंग जैसे नाम जहन में आने लगते हैं। गलती आपकी नहीं है, भारत में सारे सूबों के राज्यपाल महामहिम होते हैं, लेकिन कुछ का जिक्र आप तक पहुंचता है, कुछ का नहीं। ज़्यादातर उन्हीं राज्यों के राज्यपाल के बारे में आप जानते हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्यों में नियुक्त हैं या रहे हैं। तो साफ है, झंडे का रंग बदल गया, लेकिन महामहिमों के काम करने का तरीका नहीं बदला। बार बार केंद्र की तरफ से राज्यों में दखल देने की कोशिश हुई। आप इसे चलता है या सबने किया कहकर खारिज कर सकते हैं। अगर ऐसे चला तो फिर संघीय ढांचे का क्या मतलब रह जाता है? क्या एक बड़ी सरकार दूसरी सरकार को सिर्फ इसलिए परेशान कर सकती है कि वो आकार या ओहदे में छोटी है, जबकि जनता ने तो दोनों को ही चुना है? आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने राज्यपालों की भूमिका को लेकर एक बार लकीर खींच दी है। कितना अमल होता है ये वक्त ही बताएगा। आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।